हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो कि 1761 में हुई थी। और एक तरफ इसमें मराठा थे और एक तरफ इसमें अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली मुल्तान की तरफ से हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करते हैं और इसी जगह पर जो आपके मराठा थे उन्होंने इनको रोकना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली में तैमूर, जो कि अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे, उनको यहाँ पर गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर देते हैं अहमद शाह अब्दाली। तो इसी चीज़ से थोड़े खफा होकर मराठा जो हैं इस तरफ कूच करना स्टार्ट कर देते हैं और उस पूरे एरिया को अपने अंडर में करने के लिए यहाँ पर एक टसल क्रिएट कर देते हैं। तो अब्दाली जो हैं उन्होंने एक तरह से हम देख सकते हैं कि मराठा जो हैं एक समय पर डिसाइड करने लग जाते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। और उससे पहले तक अहमद शाह अब्दाली डिसाइड किया करते थे कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि वही समय है जिस समय पर दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला का राज हुआ करता था। और उसके बाद में ही जो है अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ से इन्वेड करके बहुत सारा सामान लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद में वो दोबारा एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उनका सामना होता है मराठाओं के साथ में। तो यहाँ सिराजुद्दौला और नजीब उर दौला जो हैं रोहिलखंड के और सिराजुद्दौला जो हैं अवध के, वो इनको इनवाइट करते हैं कि मराठा जो हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है पावर, तो इनको कम करने के लिए आप वहाँ से एंटर कीजिए और यहाँ से हम लोग जो हैं आपका साथ देंगे और इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे। तो मराठा जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि दिल्ली की गद्दी पर अगर कोई भी बैठता था तो उससे पहले गायत्री मंत्र जो हैं वो पढ़े जाते थे, गंगा जल की जो छींटें हैं वो मारी जाती थी। और इवन यहाँ ये भी बताया जाता है कि पूरा लाल किला जो है उसके ऊपर भगवा रंग के जो झंडे हैं वो लहराने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि मराठा जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और इसीलिए सिराजुद्दौला और जो रोहिलखंड के जो नवाब थे उन्होंने यहाँ पर इनको क्रश करने के बारे में सोच लिया था। मराठा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और साथ साथ उनकी राइवलरी क्रिएट हो चुकी थी आसपास के राजाओं के साथ में, जैसे एमपी, राजस्थान, यूपी, पंजाब, इन सब के जो राजा थे वो इनके साथ में एक राइवलरी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये इनको पूछना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं मराठाओं के अंदर थोड़ा सा घमंड जो है वो आने लग जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है कोई भी राजा इनका साथ नहीं देता है। बट इनका जो मेन एम था वो यही था कि हिंदू पद पातशाही जो अवध मामा के अंदर थी उस चीज़ को फैलाने की कोशिश कर रहे थे ये। तो उस अवधारणा को बढ़ाने के लिए, हिंदू पातशाही को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये कोशिश करते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो घमंड है इन लोगों का बढ़ता चला जाता है। एंड देन उसके बाद में मराठा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेली पावर बनने की कोशिश करते हैं। मराठाओं की सेना के अंदर सैनिक कम हुआ करते थे एंड साथ साथ यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इनकी जो सेना हुआ करती थी उसके अंदर नाच गाने वाले, गीत गाने वाले, ये सब लोग बहुत हुआ करते थे। और हलवाई हो गई, औरतें हो गए, बच्चे हो गए, इन सब की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी। तो पानीपत का युद्ध जब होता है तो एक तरफ आप देखते हैं कि मराठा हैं जिनके साथ में बच्चे भी हैं और उनके साथ में औरतें भी हैं और उनके साथ में सैनिक जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं। एंड वहीं पर जो आपके अहमद शाह अब्दाली हैं वो कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने एक ऐसी जगह ले ली थी जहाँ पर वो थोड़ी ऊंचाई पर थे। तो ये जो समय है, इस समय पर हम देखते हैं कि जो मराठा हैं उनके दो तरह के सेनापति थे। एक फॉर्मल थे जिनका नाम था विश्वास राव और दूसरे थे रियल सेनापति, मतलब कह सकते हैं जो असल में फ्रंट पे लड़ रहे थे, जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी थी और वही डिसीजन यहाँ पर ले रहे थे, सदाशिव राव भाऊ। तो ये बेसिकली कज़न थे पेशवा के और विश्वास राव जो थे वो पेशवा के बेटे थे। मराठाओं की जो तोप खाना का जो चीफ था उसका नाम था इब्राहिम खान गर्दी। तो इन लोगों ने बहुत कोशिशें करी लेकिन इनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाई जहाँ पर ये थोड़ा सा हाइट पे चले जाएं जिससे कि इनको थोड़ा बेनिफिट पड़ जाए कि जो नीचे वाले लोग हैं उनके ऊपर ये आक्रमण जो है वो ईजिली कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पानीपत को क्यों इन लोगों ने चुना। सबसे पहली बात तो ये आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये उठता है कि पानीपत की ही जगह को क्यों चुनते हैं सभी अपने बैटल्स के लिए, क्योंकि इससे पहले भी फर्स्ट बैटल भी हुई थी और सेकंड बैटल भी हुई थी और उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध जो हैं वो यहाँ पर हो चुके थे। एक्चुअली में पानीपत के आसपास का एरिया जितना भी है वो पूरा ओपन एरिया है और ये दिल्ली के बहुत पास था। एंड साथ साथ यहाँ पर जो दिल्ली का जो भी राजा हुआ करता था वो ईजिली यहाँ पहुँच सकता था और जो भी लोग यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते थे उनको रोक सकते थे ये लोग। एंड साथ साथ आसपास के एरिया में घास वगैरह बहुत हुआ करती थी, तो घोड़े, हाथी उनके लिए बहुत ईजीनेस रहा करती थी उनको रखने की। और साथ साथ आसपास का जो एरिया है यहाँ पर उसमें अनाज की जो उपज है वो बहुत अच्छी होती थी और आसपास के एरिया में लोहार जो है वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे वेपन्स जो मतलब कि हथियार हैं वो ईजिली अवेलेबल होते थे इस आसपास के एरिया के अंदर। अब्दाली कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँच करके बड़ी जो एक टीला था उसके ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से अपनी सेना जो है उसे लगा देता है। एंड उसके बाद में जब यहाँ पर ये तो पूरा किस्सा है ये जनवरी का है, तो
तो जनवरी के अंदर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और साथ साथ यहाँ पर बारिश पड़ जाती है। तो उस बारिश की वजह से जो लोग नीचे की तरफ थे, मतलब मराठा जो नीचे की तरफ में थे, वहाँ पर बहुत सारा दलदल वाला एरिया जो है वो फैल चुका था। एंड साथ साथ यहाँ पर जो तोपखाना था वो काम नहीं कर पा रहा था। मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो है वो पूरे इनके बेस कैंप में फैल चुकी थी और बहुत सारे जो सैनिक थे इनके वो मर रहे थे। और साथ साथ यहाँ पर जो है बॉडीज़ जो थी, हाथी जो थे वो भी मर रहे थे। तो उनकी जो दुर्गंध है, स्मेल है, वो पूरे एरिया में फैल रही थी, जिसकी वजह से जितने भी सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे यहाँ पर। एंड मराठा जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पूरा एरिया जो है वो सड़ चुका था, इनके पास में कोई जगह नहीं थी। एंड साथ साथ यहाँ पर सिराजुद्दौला ने और रोहिलखंड के जो नवाब थे उन्होंने पूरा इनका जो कनेक्शन था वो कट ऑफ कर दिया था पूरे साउथ के साथ में। जो इनका महाराष्ट्र का जो पार्ट था वहाँ से कोई भी राशन वगैरह इनके पास में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो एक तरह से कनेक्शन स्टॉप हो जाता है और ये कुछ भी कर नहीं पाते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि एक संक्रांत का दिन आता है और उस दिन ये जितने भी सैनिक थे वो सब रिक्वेस्ट करते हैं अपने सेनापति से कि भाई इससे अच्छा है कि हम लड़के मर जाते हैं, ये जो स्मेल वगैरह है, ये डेड बॉडीज़ देख करके हम लोग नहीं मरेंगे और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं संक्रांत के दिन के बाद में। यहाँ हम देखते हैं कि जो इनकी तोपखाने थे वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे थे। वहीं से अहमद शाह अब्दाली के तोपखाने जो हैं वो इनके पूरे एरिया को ख़त्म कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि जो सेनापति हुआ करते थे इनके, उनकी खुद की एक फ़ौज हुआ करती थी, लेकिन अगर उनका सेनापति मर जाता तो पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो पूरे जो फील्ड को छोड़ दिया करती थी और वहाँ से भाग जाया करती थी। तो यहाँ पर अगर एक सेनापति अगर मरेगा तो उसकी पूरी, चाहे वो 10,000 की सेना है या 20,000 की सेना है, वो पूरी उस जगह को छोड़ के चली जाएगी वहाँ से और वहाँ पर ख़त्म कर देगी उस बैटल को। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बैटल के अंदर शमशेर बहादुर जो कि मस्तानी के बेटे थे, और मस्तानी जो हैं वो आपको पता ही है कि बाजीराव की बीवी थी, और बाजीराव के बेटे जो हैं शमशेर बहादुर वो भी इसमें लड़ रहे थे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे सरदार जो थे जैसे सिंधिया वगैरह हो गए, वो लोग उस जगह को छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ अब जो है सामने वाली सेना जो है उन पर भारी पड़ रही है और उनको लगता था कि कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ से उनको छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मराठाओं ने यहाँ पर देखा कि उनकी जो बहुत ज़्यादा सेना है वो मर रही है और औरतें जो बच्चे हैं उनको अहमद शाह अब्दाली ने अपने अंडर में ले लिया और जाकर के अफ़गानिस्तान के अंदर जो मंडियाँ लगती थी वहाँ जाके इनको बेच दिया। और कहते हैं कि मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, उन औरतों के साथ में बहुत ज़्यादा बलात्कार हुआ था, बहुत ज़्यादा रेप वगैरह हुए थे, एंड बच्चे जो थे उनके साथ भी बहुत मोलेस्टेशन हुआ था और उनको जो मंडी के अंदर जाकर के उनको बेच दिया गया था। यहाँ पर मराठा जो हैं वो ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो उनकी जो पूरी सेना है वो ख़त्म हो रही है, तो वो यहाँ से पीछा हटने स्टार्ट कर देते हैं। युवराज सिंह जो हैं एक क्रिकेटर, उनके जो पिता हैं युवराज सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अब्दाली ने हिंदू औरतों को 1-1 रुपये में बेच दिया था और वो सिख थे जिन्होंने उनको बचाया था। कहीं ना कहीं वो अपनी कम्युनिटी को भारी दिखा रहे थे और वो जो सामने वाली कम्युनिटी है, मतलब मराठा कम्युनिटी है, उनको कमज़ोर दिखा रहे थे। लेकिन अब उनको समझना चाहिए कि दोनों ही तरफ जो है वो हिंदू थे या सनातनी थे, बट वो ये बात समझते नहीं है। JN शंकर जो हैं वो ये कहते हैं कि इस पूरे युद्ध में, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें पूरे युद्ध के अंदर 75,000 मराठा जो हैं वो यहाँ पर मारे गए थे और महाराष्ट्र का हर घर का बच्चा जो है वो इस बैटल के अंदर शहीद हुआ था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हर एक घर से यहाँ पर लोग जो हैं इस बैटल फील्ड के अंदर गए थे लड़ने के लिए। अहमद शाह अब्दाली जो है वो अपना वापस लौट जाता है अफगान, और मराठा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात समझ में आती है कि इस पूरी युद्ध का एक कंक्लूजन था, इससे ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भारत पर राज कौन करेगा, यहाँ पर ये डिसाइड हो चुका था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। अब बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो बालाजी बाजीराव थे उनको इसके बारे में खबर कैसे लगती है। तो जब इनके पास एक बंजारा जो कि एक नॉमेडिक कहते हैं ना ट्रेडर, वो इनके पास पहुंचता है, तो वो इसे पूरे जो पूरा सिनेरियो था, ये पूरा युद्ध था, उसको एक्सप्लेन करता है और उनको समझाता है कि देखो जो बालाजी बाजीराव ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ है और जो हमारे जितने भी सेनापति थे और जितने भी हमारे धुरंधर थे वो सब मारे गए हैं और औरतें और बच्चों को ले जाकर के वहाँ पर अफगानिस्तान में जाकर बेचा जा रहा है। तो इस हिसाब से बालाजी बाजीराव को बहुत ज़्यादा झटका लगता है और उसके बाद ही उनकी ये खबर सुनने के एक दिन बाद ही उनकी मौत हो जाती है यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।